अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफुर रहमान और बेटा आज हम टॉपिक पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। बेटा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अगेन वेलकम करता हूं। आप लोग जिन्होंने जो है वो बिलीव किया हमारे ऊपर और हमारी ऐप को ज्वाइन किया है, तो एजुराइज एंटी टेस्ट एक्सपर्ट्स की तरफ से आपका शुक्रिया। और जो बच्चे आपके जानने वाले हैं उन्हें भी इस ऐप के बारे में बताइए, ठीक है बेटा। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। चलिए आए बेटा, आप टॉपिक पे चलते हैं। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा जब एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगती है, फिर चार्ज के साथ क्या होता है, वो सारा कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। तो बेटा फार्मूला है हमारे पास फोर्स का, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये क्रॉस प्रोडक्ट है V और B का, यानी इस फोर्स की डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। आपने क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर की डायरेक्शन निकालने का रूल पढ़ा था, राइट हैंड रूल, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे राइट हैंड रूल को टच भी नहीं करेंगे, ठीक है। हम पाम रूल से काम करेंगे, पाम रूल से। और पाम रूल भी एक नहीं होगा, दो होंगे। लेफ्ट हैंड पाम रूल कभी सुना है? राइट हैंड पाम रूल तो आपने सुना होगा। यहाँ पे हम आपको लेफ्ट हैंड पाम रूल भी सिखाएंगे। अगर हम बात करें कि डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड रूल से निकालते हैं, तो हम जो मेथड है राइट हैंड रूल से क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालने का, उसको यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। हम शॉर्टकट और इजी वे लेंगे। हम इसकी बजाय क्या करेंगे, हम पाम रूल यूज़ करेंगे। कौन सा? पाम रूल। और पाम रूल भी मैंने आपको बताया दो यूज करेंगे, राइट हैंड पाम रूल और लेफ्ट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल हम यूज करेंगे पॉजिटिव चार्जेस के लिए और लेफ्ट हैंड पाम रूल हम यूज करेंगे नेगेटिव चार्जेस के लिए, ठीक है। हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि जी अगर पाम रूल सीख भी लिया है तो पॉजिटिव के लिए निकाल लें, बाद में उसको जो है ना वो अपोजिट कर लें। नहीं, हम पॉजिटिव चार्ज के लिए राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे और नेगेटिव चार्ज के लिए लेफ्ट हैंड पाम रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो बेटा जो फार्मूला लिखा हुआ इसमें क्यू वी बी साइन थीटा जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एन जो है वो डायरेक्शन बताता है आपको फोर्स की। याद रखिएगा वी और बी जिस प्लेन में होंगे, फोर्स उस पूरे प्लेन के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। सो एफ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी एंड बी। याद रखिएगा ये, ठीक है ना। तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखी है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि हम आगे मैग्नीट्यूड के साथ डील करने जा रहे हैं। डायरेक्शन भी अभी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में जाके। अगर बेटा ये एंगल थीटा जो है ये 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो आपको पता है साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी। अगर एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा, अगर एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो उस पर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो सीधा गुजर जाएगा, ठीक है। उसको कोई तंग नहीं करेगा जी। अगर चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको फिर पकड़ लेगी और उसको घुमाएगी अच्छी तरह से, क्योंकि उस वक्त मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाती है? मैक्सिमम। साइन 90 क्या होता है? 1, और 1 जो है वो साइन की मैक्सिमम वैल्यू थी। इसका मतलब है कि जब एक चार्ज 90 डिग्री एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है, यानी V और B में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो उसके ऊपर फोर्स मैक्सिमम लगेगी और फिर मैग्नेटिक फोर्स उसको घुमाएगी अच्छी तरह से, ठीक है। और ये भी आप याद रखिए तब उसका पाथ सर्कुलर हो जाता है, तब उसका पाथ सही तरह वाकई सचमुच में उसको घुमाती है फिर फोर्स, ठीक है। तो फोर्स क्या हो गई? मैक्सिमम, ठीक है। और अगर एंगल जो है वो अदर देन 0 एंड 90 हो, यानी 0 नहीं है, इसका मतलब 0 होता तो फोर्स ना लगती, 90 होता तो फोर्स मैक्सिमम लगती। तो 0 भी नहीं है, 90 भी नहीं है, तो फोर्स जो है वो
जीरो भी नहीं होगी और मैक्सिमम भी नहीं होगी, उस एंगल के हिसाब से उसके ऊपर फोर्स लगेगी। और पाथ भी फिर जो है वो उसका सर्कुलर होना जो है वो नहीं होगा, शर्त नहीं है कोई उसका सर्कुलर पाथ हो या वो सीधा गुजर सके, तो स्पाइरल पाथ में आ जाएगा। वो चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए ये चीज़ें नोट कर ली आप लोगों ने, आगे बढ़े जी। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जी। अब पाम रूल का टाइम आ गया जी। अगर Q लिखा हुआ है तो वो पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैंने नेगेटिव चार्ज लिखा होगा तो उसके साथ माइनस लगा हुआ होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, Q लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बताई जा रही है, ये इस तरफ है, और ये क्रॉस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपने इनटू द बोर्ड, इनटू द स्क्रीन, इनटू द पेज लेनी है, ठीक है जी। ये सर्कल इसके ऊपर नहीं होने चाहिए थे, लेकिन बाय मिस्टेक जो है वो कंपोजर से लग गए, उसे आप जो है वो इग्नोर करें, ठीक है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, किस तरफ है, इनटू द बोर्ड, ठीक है। और चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो हमने पाम रूल यूज करना है, पहले पाम रूल सीख लें। देखें पाम रूल में क्या होता है कि आप अपने हाथ की जो फिंगर्स है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है। फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड होंगी। जो आपका थंब है, एक्सटेंडेड थंब, वो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो ये जो पाम है आपकी, सहेली आपकी, हथेली, सॉरी सहेली नहीं होती ये, ठीक है, हथेली आपकी जो पाम है, जिस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी उसी तरफ क्या होगी, फोर्स होगी। इस वक्त आप सिचुएशन देखें, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, इनटू द स्क्रीन है, ठीक है, इनटू द पेज है। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड इनटू है तो मैंने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इनटू कर दिया, इनटू द पेज, इनटू द स्क्रीन। राइट हैंड की क्यों किया सर, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हो तो राइट हैंड पाम रूल लगाना है, और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो फिर लेफ्ट हैंड पाम रूल लगाना है, ओके। तो ये मेरा राइट हैंड है, इसकी फिंगर्स को मैंने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दिया, इनटू द बोर्ड, इनटू द स्क्रीन, ठीक है, इनटू द बोर्ड, इनटू द स्क्रीन, ओके। और थंब जो है वो मैंने V की डायरेक्शन में कर दिया है। V जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, थंब जो है मेरा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। तो इस वक्त पाम मेरी किस तरफ है, अपवर्ड। तो फोर्स किधर लगेगी, अपवर्ड फोर्स लगेगी। किस तरफ लगेगी, अपवर्ड फोर्स लगेगी, ठीक है जी। चले जी, यहाँ पर जो है वो डॉट दे दिए गए हैं, ये भी सर्कल में नहीं होने चाहिए थे, सर्कल के बगैर होने चाहिए थे। चलिए इस चीज़ को आप इग्नोर करें वक्ती तौर पे। डॉट का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ बोर्ड, आउट ऑफ स्क्रीन है, ठीक है, आउट ऑफ बोर्ड है, आउट ऑफ स्क्रीन है। और चार्ज देखें जी, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है जी। सबसे पहले चार्ज देख लिया करें, चार्ज पॉजिटिव है तो राइट हैंड पाम रूल लगेगा जी। अपने आप राइट हैंड की फिंगर्स को जो है वो आउटवर्ड कर देंगे, और वेलोसिटी वेक्टर आपका अगेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है जी। तो थंब जो है वो लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। तो क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है, राइट हैंड ही है, ओके, क्यू पॉजिटिव है, ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है जी। वेलोसिटी वेक्टर ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो ये तो हमने इनवर्ड किया, आउटवर्ड करें ना इसे, ऐसे ऐसे, आउटवर्ड आउटवर्ड, ठीक है। सो अब पाम किस तरफ है, डाउनवर्ड। तो फोर्स किस तरफ लगेगी, नीचे लगेगी। फोर्स किस तरफ लगेगी, नीचे लगेगी। यहाँ पे फोर्स किस तरफ लगेगी, नीचे लगेगी, डाउनवर्ड लगेगी जी। ये एक और सिचुएशन है। अब चार्ज जो है वो अपवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू, और चार्ज पॉजिटिव या राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे, ठीक है जी। इनटू मैग्नेटिक फील्ड के लिए फिंगर्स इनटू जी, चार्ज के लिए राइट हैंड, और चार्ज की वेलोसिटी के लिए तो थंब है वो भी अपवर्ड है। तो किस तरफ फोर्स लग रही है, इस तरफ, लेफ्ट साइड पे मेरी फोर्स लग रही है। किस तरफ, इस साइड पे, पाम जिस तरफ है, तो फोर्स इस पे लग रही है जी, इस तरफ लग रही है फोर्स,
ये वेलोसिटी वेक्टर्स हैं। आगे चलते हैं जी। यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो अब राइट हैंड पाम रूल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? लेफ्ट हैंड पाम रूल लगाएंगे जी। मैग्नेटिक फील्ड इनटू है और वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है जी ये कर दें, इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट हैंड इसलिए है कि नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स किधर लग रही है? नीचे की तरफ। पाम किस तरफ है? नीचे की तरफ। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े और आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े जी। अभी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स की और प्रैक्टिस बाकी है जी। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड एरो से शो करवाई गई है जी। मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है जी, चार्ज पॉजिटिव है और वेलोसिटी वेक्टर अपवर्ड है, ठीक है जी। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड। सो ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस तरफ, ठीक है, फिंगर इस तरफ, थंब ऊपर की तरफ, राइट हैंड यूज करेंगे क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। तो फोर्स किस तरफ है? इनवर्ड। फोर्स किस तरफ है? इनवर्ड फोर्स लग रही है यहाँ पे। मैंने इनवर्ड के लिए क्रॉस बना दिया है अब, ठीक है। यहाँ पर देखें चार्ज पॉजिटिव, राइट हैंड यूज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो गई है और चार्ज जो है वो भी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया ना। V और B में एंगल 0 हो गया, तो फोर्स क्या हो जाएगी? 0। फोर्स है नहीं तो डायरेक्शन कैसे निकाल लें? अगर चार्ज यूं जा रहा होता तो एंगल 180 हो जाता, तब भी फोर्स क्या होनी थी? 0 होनी थी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। अब चार्ज नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड यूज करेंगे जी। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, ओके डाउनवर्ड कर दें, लेकिन जो वेलोसिटी वेक्टर है वो राइट टू लेफ्ट है, ऐसे। किस तरफ फोर्स लगेगी? इनवर्ड। किस तरफ फोर्स लगेगी? इनवर्ड। पाम इनवर्ड, ठीक है। सो इनवर्ड फोर्स लग रही है जी। चार्ज पॉजिटिव, राइट हैंड यूज करेंगे, क्यों जी? राइट हैंड यूज करेंगे ना। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है जी। सो अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फोर्स आउटवर्ड। फोर्स, ये मैं आपको सलाम कर रहा हूँ, फोर्स आउटवर्ड। किस तरफ? आउटवर्ड फोर्स लग रही है। क्लियर हुआ बेटा? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी, करेंगे, ठीक है, करेंगे जी। आमना कैरी करेंगे। आगे चलते हैं जी। When a charged particle moving with velocity v is subjected to magnetic field of induction B, the force on it is non-zero. This implies the force non-zero होनी चाहिए। फोर्स कहाँ जीरो होती है? जब कब जीरो होती है? 0 डिग्री एंगल बने या फिर 180 डिग्री एंगल बने, तो इसके अलावा कोई भी बने फोर्स जीरो नहीं होगी मूविंग चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो एंगल बिटवीन इज आइदर 0 और 180, यहाँ पे तो 0 हो जाएगी, नॉन जीरो होनी चाहिए, तो अल्फा नहीं लेंगे। एंगल बिटवीन इज नेसेसरी 90, यहाँ पे तो मैक्सिमम होती है, ठीक है। और बहुत से एंगल हो गए जहाँ पे फोर्स नॉन जीरो होगी, तो ये भी नहीं ले सकते। एंगल बिटवीन कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 90, अदर देन 90 तो 0 और 180 भी हो सकता है, वहाँ पे तो 0 हो जाएगी, वो भी नहीं ले सकते। चार्ली ऑप्शन भी नहीं ले सकते। डेल्टा ऑप्शन ले लें, मेरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, एक ही रह गई है ना। द एंगल बिटवीन कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 0 और अदर देन 0 एंड 180 जी, ये ठीक है। अदर देन 0 एंड 180 होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी? नॉन जीरो हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं जी। तवज्जो करेंगे, अच्छा क्वेश्चन आ गया है।
अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी द करंट आई, ये आपके पास एक वायर है जिसमें से आई करंट गुजर रहा है। एट द इंस्टेंट व्हेन अ चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी, उस वक्त की हम बात करते हैं जब एक चार्ज क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस नहीं लिखा हुआ यहाँ, प्लस लिख दें। व्हेन प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, जब प्लस क्यू चार्ज पॉइंट पी पे पहुंचता है, हैज वेलोसिटी वी, उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या है, वी है, और वी जो है वो आपको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दिखाई गई। एज ऑन द फोर्स ऑन द चार्ज, जी इसकी चार्ज के ऊपर किस तरफ फोर्स लगेगी, ऑपोजिट टू ओ एक्स, अलोंग ओ एक्स, ऑपोजिट टू ओ वाई, अलोंग ओ वाई। जी देख लेते हैं। देखें सबसे पहले तो ये आप कंडक्टर को देख रहे हैं, स्ट्रेट कंडक्टर है, ये स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, इसमें अपवर्ड करंट जा रहा है, तो अगर इस साइड पे देखें तो फील्ड इधर से इनवर्ड है, आप देखें ना, इधर से आप फिंगर्स को कर्ल करें तो इधर इनवर्ड और इधर से आउटवर्ड, तो कंडक्टर की राइट साइड पे इनवर्ड, इसके लेफ्ट साइड पे आउटवर्ड, तो ये सारा जो आपको दिखाया जा रहा है राइट साइड पे, इसका मतलब यहाँ पे फील्ड क्या है, इनवर्ड है, ठीक है जी, फील्ड क्या है, इनवर्ड है। अब फील्ड इनवर्ड है, ठीक है, चार्ज पॉजिटिव है तो राइट हैंड पाम रूल लगेगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए राइट हैंड, ठीक है, और फील्ड इनवर्ड के लिए ये फिंगर इस तरफ कर दी, और V के लिए आपने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो अपने हाथ को कर दी, तो पाम किस तरफ है, अपवर्ड, अलोंग ओ वाई फोर्स लग रही, ओ वाई अपवर्ड, ओ वाई, ओके। जी, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज -2 माइक्रोकूलम इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला, ठीक है जी, ऑफ 2 टेस्ला इन वाई डायरेक्शन। जी चार्ज आपको कितना दिया गया, -2 माइक्रोकूलम, मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या दी गई, 2 टेस्ला अलोंग y, तो उसका यूनिट वेक्टर j आ जाएगा। व्हेन द पार्टिकल वेलोसिटी इज, जब वेलोसिटी जो है वो 2i + 3j हो इंटू 10⁻16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, इज, तो हमें पूछा क्या गया है, फोर्स पूछी है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल आपने बतानी है, Q बता दिया, B बता दिया, V बता दिया, तो फार्मूला क्या है जी फोर्स का, Q इंटू V क्रॉस B, यही है ना जी, यही है सर, यही फार्मूला। चले वैल्यू लगाएं, F क्या है, Q कितना है जी, -2 माइक्रो कूलम, ठीक है जी। आगे V क्या है जी, सर 2i + 3j, चलिए मैं ना 10 की पावर बाहर लिख दूंगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, क्रॉस 2j, और बाहर जो आप फर्ज करेंगे, हमने 10 की पावर 6 लिख दिया, वो इसके साथ कैंसिल हो गया, F क्या आ गया, F आ गया -2, चलें इसको हल कर लेते हैं। देखिए आई क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, याद रखिएगा, आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, ठीक है, वैसे आपको इसमें पता है आई क्रॉस आई क्या होगा, 0, जे क्रॉस जे क्या होगा, 0, के क्रॉस के क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सो आप ये ज़रा तवज्जो करें, इसको समझना आपने, ये आई है, ये जे है, तो आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा, के आ गया, 2 इंटू 2 किया तो 4 आ गया, ठीक है। अब इसको इसके साथ करना है तो जे क्रॉस जे तो 0 हो जाना, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपके पास आ गया -8k, इसको आप लिख दें F इज इक्वल टू 8 - k, 8 यूनिट इन नेगेटिव z डायरेक्शन आ रहा है, 8 यूनिट इन
नेगेटिव z डायरेक्शन आ रहा है, तो डेल्टा ऑप्शन आना चाहिए हमारे पास। ओके जी, आगे बढ़े। वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा जो है ना वो कंसेप्चुअल टॉपिक आ गया जी। हमारे पास आप देखिए फोर्स का क्या फार्मूला है, फोर्स का क्या फार्मूला है, फोर्स का क्या फार्मूला है जी, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी है सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। देखिए V क्रॉस B है, यानी V क्रॉस B होगा तो F आएगा आपको। अगर मैं इसको थोड़ा ओपन कर दूं तो आपके पास है Q V B साइन थीटा इंटू एन हैट। एन हैट आपको क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। और मैंने आपको पहले बताया है कि F जो है, F इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। यानी फोर्स जो है वो हमेशा वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। फोर्स क्योंकि परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के भी क्या होगी सर, परपेंडिकुलर होगी। ठीक कह रहे हैं आप, दिमाग चल रहा है जी, परपेंडिकुलर होगी। और जब फोर्स परपेंडिकुलर होती है डिस्प्लेसमेंट के, तो वर्क डन क्या होता है, क्या होता है जी, वर्क डन जीरो। कितना होता है, जीरो। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर वर्क डन जीरो हो जाए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, देखिए ना आपने पढ़ा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या आएगा, जीरो। ये जीरो पुट करें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, जीरो। इट मींस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी जी। अब देखें काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होती क्या है, मैं लिख रहा हूं ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। अच्छा, टू भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, तो ये सारे कांस्टेंट, तो यहां से हम कह सकते हैं स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो याद रख लें, जब 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 जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगे ना लगे, उसकी स्पीड कभी चेंज नहीं होगी, उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, सो ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ये ओनली डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगी। ठीक है, सिर्फ क्या करेगी, डायरेक्शन चेंज करेगी, उसकी स्पीड को कम ज्यादा नहीं करेगी। ठीक है, जिस मर्जी एंगल से दाखिल हो, उसका पाथ तो चेंज हो सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ठीक है, सीधा जा रहा था वो सर्कल में घूम सकता है, वो स्पाइरल पाथ ले सकता है, कुछ भी उसके साथ हो सकता है, लेकिन उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड उसकी हमेशा सेम रहेगी। अब थोड़ा सा इससे आगे की बातें लेके चलते हैं। फर्ज करें जी हमारे पास ये जो फार्मूला है ये वाला, ये दोबारा लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब मैं ना डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करने लगा। फर्ज करें हम एंगल ले लेते हैं, थीटा जो है वो इक्वल टू 90। भाई यही एक स्लाइड है, सारे कॉन्सेप्ट 80% इसमें कवर हो जाने हैं। एक स्लाइड हो रहा है जिसमें आपने कुछ चीजें और सीखनी है जी। तो आपके पास फोर्स क्या आएगी सर, क्यू वी बी आएगी। पाथ क्या हो जाएगा, जब एंगल 90 हो तो पाथ क्या होता है सर, सर्कुलर पाथ होता है। इसका मतलब है कि अगर चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहां से मिल रही है, मैग्नेटिक फोर्स ही इसको दे रही है। तो हम लिख सकते हैं जी क्यू वी
बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। लिख सकते हैं? जी सर लिख सकते हैं। एक वी के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, क्यू बी इज इक्वल टू एम वी ओवर आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर रेडियस ऑफ दैट सर्कल है जिस सर्कल में वो घूम रहा है। ओके, तो आर को अलग कर लेते हैं। कर लिया, आर को अलग कर लेते हैं जी, कर लिया। तो ये आर इधर आ गया, क्यू बी नीचे चले, ये हो गया एम वी ओवर क्यू बी। अब यहाँ से जो है ना बड़े टेक्निकल बातें शुरू होने वाली हैं जो आपने याद करके जानी है, सीख लें आज, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं जी, हमने फार्मूला लिखा R इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी। आम तौर पे जब आपको स्टेटमेंट दी जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म दी जाएगी, ठीक है। तो बी का तो रोल नहीं आना आर को कैलकुलेट करते हुए कितना ज्यादा, ठीक है, इसको हम इग्नोर किया करेंगे। हाँ, ये जो ऊपर टर्म है आपके पास, ये क्या है, ये है मोमेंटम। ये क्या है, ये है मोमेंटम। ये क्या है, ये है मोमेंटम, ठीक है। सो इससे हमने 3-4 चीजें डिस्कस करनी है। मोमेंटम बेसिकली क्या बन रहा है, अब मैं पहले मोमेंटम का बता दूं, अगर इसका हमने जिक्र कर लिया है, बाकी जो है वो हम एक वक्फा लेके बात करेंगे। तो इसको इधर रहने दे, क्यू बी को इधर ले जाएं, तो एम वी किसके बराबर आ गया, क्यू बी आर के। तो मोमेंटम का फार्मूला नोट कर ले, मोमेंटम बराबर होता है क्यू बी आर। यहाँ पे हम 30 सेकंड की ब्रेक लेते हैं और यहीं से हम बात शुरू करें। बात की थी कि हम इसके ऊपर बात करेंगे, बाकी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी, मैं रेज कर रहा हूँ ताकि इसको हम अच्छी तरह समझ सकें, ठीक है जी। R इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी, याद रखिएगा, R इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी, R इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी। तो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है, हम कलर चेंज कर लेते हैं, R इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी। देखिए बेटा, आपको ना आमतौर पे जो क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करने लगा हूं, तो 3 किस्म की बात वो आपके साथ करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज एंटर हो रहा है, तो वो आपको कहेगा जी 2 चार्ज एंटर हुए, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा है, कुछ इस तरह से बात करेगा आपके साथ, ठीक है। तो वो आपको सिचुएशंस क्या देगा, या तो वो आपको कहेगा उनका मोमेंटम कांस्टेंट है, दोनों का सेम है, दोनों का मोमेंटम कांस्टेंट या सेम दे देगा, आप सेम लिख लें, ठीक है। पहली स्टेटमेंट वो आपको क्या देगा जी, जरा स्टेटमेंट समझ ले वो क्या पूछता क्या है, हमें काम कर करके मरते रहते हैं जी। या तो आपको कहेगा पार्टिकल्स का मोमेंटम क्या है, सेम है, एक सिचुएशन ये बनाता है वो, या वो आपको कहता है कि उनकी वेलोसिटी सेम है, स्पीड सेम है, या वो आपसे कहते हैं कि जी उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है, या वो आपसे कहते हैं कि जी उनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम है, या वो आपसे कहते हैं कि जी वो सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किए गए, वी सेम है। ये 5 सिचुएशन से बाहर नहीं जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड ये 5 स्टेटमेंट्स ही बनती हैं। आइए किस स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करना है जरा शॉर्टकट सीखें। तो हम पहली स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं जी। पहली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है जी, P कांस्टेंट। तो अगर आप कहते हैं जी P कांस्टेंट है तो आप R को क्या लिखेंगे, mv को छोड़ देना, ये तो मोमेंटम था, कांस्टेंट हो गया ना, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसको छोड़ दिया। और B होता ही यूनिफॉर्म है 99% बल्कि 100% केसेस में B यूनिफॉर्म ही देगा वो। तो सिर्फ आपकी R की डिपेंडेंस किस पे रह गई, किस पे रह गई जी, किस पे रह गई जी, Q पे। तो यहां से आप शॉर्टकट बना रखें, याद कर लें, R1/R2 इज इक्वल टू Q2/Q1। जिसका चार्ज ज्यादा होगा
वो छोटे सर्कल में घूमेगा, उसका रेडियस जो है वो कम होगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। डिफ्लेक्शन जो है ना वो रेडियस के इन्वर्स होती है। तो अगर आपको कहे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम मोमेंटम से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुए हैं तो किसका रेडियस बड़ा होगा? कुछ सोचने की जरूरत रहेगी। दोनों का चार्ज बराबर है तो दोनों का रेडियस क्या होगा? बराबर होगा। अगर वो आपको कहता है कि जी प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दाखिल हुए हैं सेम मोमेंटम के साथ मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो कौन बड़े सर्कल में घूमेगा, कौन छोटे सर्कल में घूमेगा? सर्कल किसका बड़ा होगा? रेडियस किसका बड़ा होगा? जिसका चार्ज ज्यादा है। किसका चार्ज ज्यादा है? अल्फा का चार्ज ज्यादा है, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा? सॉरी उल्टा बोल गया, जिसका चार्ज ज्यादा उसका रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अल्फा का चार्ज ज्यादा है तो उसका रेडियस कम हो जाएगा। रेडियस कम होगा तो हम कहेंगे डिफ्लेक्शन उसकी ज्यादा है। ओके, तो एक ये क्वेश्चन है जी आपके पास। दूसरा जी v कांस्टेंट कर देगा, v सेम कर देगा जी, ठीक है जी। अगर v सेम करते हैं तो m तो रह गया ना बाकी, तो आप इसको क्या लिखेंगे? r इज प्रोपोर्शनल टू m ओवर q। तो इसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे जी। ये आप शॉर्टकट बना रखें, r1 ओवर r2 ये बराबर आएगा m1 q2 ओवर m2 q1, ठीक है जी। ये सॉल्व कर लीजिएगा। थर्ड सिचुएशन क्या है जी? काइनेटिक एनर्जी सेम है। सर काइनेटिक एनर्जी सेम को कैसे करेंगे? आइए, आपने पढ़ा हो ना कि जो मोमेंटम है वो बराबर होता है √2m के, √2m ई को मैं हम की ई लिख देते हैं ना काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। जी सर, तो बस ये ऊपर लिख दें। आर क्या बन गया आपके पास? √2m के ई ओवर क्यू बी। के ई सेम दे दिया तो के ई को निकाल दें। आर का रिलेशन क्या कह रहा है जी? एम के ऊपर एम का स्क्वायर रूट है अब, और नीचे क्यू। बी यूजली क्या दिया होगा? कांस्टेंट दिया होगा, तो यहाँ से शॉर्टकट बना लेना है आपने, ठीक है। सिचुएशन 4 देखें, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ई वी के बराबर होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर वो आपको कहते सेम दी है तो आपके पास इसका फार्मूला यहीं पे बना देते हैं, 2m क्यू वी होल स्क्वायर रूट में है। ओहो, चले जी वापस आए किधर चले गए? ओवर क्यू बी, ठीक है जी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, इसका मतलब ये चीज़ कांस्टेंट दे दी, तो फार्मूला आपका जो है वो चौथा कहाँ लिखे जी? ये रेस कर देते हैं, कहाँ से कर देते हैं? चलिए यहाँ लिख देते हैं। क्या बनेगा जी? r इज प्रोपोर्शनल टू m इसका अंडर रूट और नीचे q। b यूजुअली क्या होगा? यूनिफॉर्म ही होगा। एक सिचुएशन रहेगी कि वो कहता है पोटेंशियल जो है वो आपका सेम है, यानी सिर्फ अब आपने ये v सेम लेना है। तो आपके पास फिफ्थ सिचुएशन क्या बन जाएगी? r इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m तो है ही, ये नीचे क्यू भी अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको 2 दफ़ा अंडर रूट में लेके 1 दफ़ा ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये 5 किस्म के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, और कुछ है ही नहीं। याद रखिएगा, जो रेडियस होता है वो डिफ्लेक्शन के इनवर्स होता है। डिफ्लेक्शन के, जिसका रेडियस ज़्यादा है उसकी डिफ्लेक्शन कम हो रही है, जिसका रेडियस कम है उसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रही है। ये चीज़ें आपने जो है ना अच्छी तरह समझनी, अंडरस्टैंड करनी है। चीज़ों को पिक किया है, नोट करें इन्हें अच्छी तरह से। चलें फिर क्वेश्चंस पे आ जाएं फिर। जी, हमारे पास क्वेश्चन है, a charged particle moves through a magnetic field in a direction perpendicular to it, then the speed of the particle remains unchanged। हमें पता है यही अल्फा ठीक है। अल्फा ठीक है जी, अल्फा ठीक है। आगे चलते हैं।
वैसे इसको तसल्ली से भी देख ले आप। डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज, नहीं डायरेक्शन तो चेंज होगी ना, परपेंडिकुलर जो है वो एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो उसके ऊपर डिफ्लेक्शन की फोर्स लगेगी और सर्कल में घूमने लगेगा। हर लम्हे डायरेक्शन चेंज हो रही है, आप करें अनचेंज होगी, तो बीटा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन रिमेन अनचेंज्ड। जी ये बड़ा कंसेप्चुअल बात कर दी उसने। एक्सेलरेशन होता है इसमें, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो होगा ना, अगर वो परपेंडिकुलर एंटर हुआ मैग्नेटिक फील्ड के तो वो सर्कल में घूमेगा, ठीक है। उसका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, अगर हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर। देखिए सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या, v स्क्वायर ओवर r। तो v कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। सर डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, वो तो हमेशा टूवर्ड द सेंटर। बेटा टूवर्ड द सेंटर है, इसको देखें ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, इसको देखें वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, इसको देखें साउथ की तरफ आ रहे हैं, इसको देखें नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन रिमेन अनचेंज, ठीक है, चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। पिक किया आपने, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो होता ही है ना सर्कल में घूमते हुए, वो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब आएगा ना जब स्पीड में वेरिएशन आएगी, स्पीड में तो वेरिएशन है ही नहीं, उसकी तो अभी हम बात कर ही नहीं रहे। वेलोसिटी रिमेन अनचेंज, भी वेलोसिटी तो हर लम्हे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक है, ये नहीं हो सकते। अल्फा ही था, अल्फा ही था, हमने ऐसे टाइम्स पे लगा दिया। चलें आगे चलते। A particle of mass m, charge q and kinetic energy t enters the transverse magnetic field of induction B. After 3 seconds, the kinetic energy of particle will be। तो बेटा जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उस पर लगने वाली फोर्स उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, वर्क डन जीरो होता है, वर्क डन जीरो होने से काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। आप 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड की बात कर रहे हैं, आप जब भी चेक करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी, टी थी तो टी ही रहेगी, ठीक है ना। टी जो है वो कॉफ़ी नहीं बनने लगी, वो टी टी ही होती है। चले आगे चलते हैं जी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, अब हम क्या पढ़ेंगे, देखिए एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, अब वो उसमें सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना है कि वो नंबर ऑफ साइकिल जो है, नंबर ऑफ जो राउंड जो है वो पर सेकंड कितने कंप्लीट कर रहा है या कितनी देर में कर रहा है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वगैरह अब हमने क्या करना निकालना है। तो आपके पास फार्मूला है एम वी स्क्वायर ओवर आर सेंटीमीटर फोर्स का, ये बराबर है क्यू वी बी के जी। वी एक ख़त्म हो गया, तो एम, ये वी को आप क्या लिख सकते हैं, ओहो वी को आप क्या लिख सकते हैं, सोचें ज़रा क्या लिख सकते हैं आप वी को। जी सर हम इसको आर ओमेगा लिख सकते हैं, गुड, ओवर आर इज इक्वल टू क्यू बी, आर आर के साथ कट गया, एम को इधर ले जाए, ओमेगा बराबर क्यू बी। ये एंगुलर स्पीड आ गई क्यू बी। अब ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के, तो लिखते हैं 2 पाई एफ इज इक्वल टू क्यू बी ओवर तो कुछ नहीं आएगा, क्यू बी ही आएगा, एफ क्या आ जाएगा क्यू बी ओवर 2 पाई। याद कर ले, कुछ मिस कर रहे हैं हम, कुछ मिस कर रहे हैं, एम को हम छोड़ आए हैं, एम को छोड़ आए हैं, एम को इधर लेके आए भी, एम इधर है, वो चीखे मारी जा रहा है, मैं अभी इधर बैठा हूँ, एम को इधर ले गए, ये क्यू बी ओवर एम होगा, मैं भी कह रहा हूँ कुछ मिस हो गया, क्यू बी ओवर एम होगा तो 2 पाई एम होगा। ओके यहाँ पे कर ली करेक्शन, एम को इधर लेके आना था, वो हम छोड़ आए। चले टाइम पीरियड क्या होता है सर, ये रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो क्या आ जाएगा 2 पाई एम ओवर क्यू बी, 2 पाई एम ओवर क्यू बी, 2 पाई एम ओवर क्यू बी, याद कर ले 2 पाई एम ओवर क्यू बी। ओके अगेन देख ले, एम वी स्केयर
ओवर आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, वी से कट गया, एम वी ओवर आर इज इक्वल टू क्यू बी रह गया। तो आपने वी की जगह पे क्या पुट कर दिया, आर ओमेगा, आर से कट गया, एम ओमेगा बचा, तो हमने एम को दूसरी तरफ शिफ्ट किया, ओमेगा बराबर आएगा क्यू बी ओवर एम के। ठीक हो गया जी। ओमेगा को 2 पाई एफ लिखा, 2 पाई एफ इज इक्वल टू क्यू बी ओवर एम, एफ इज इक्वल टू क्यू बी ओवर 2 पाई एम। तो टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाई एम ओवर क्यू बी, याद हो गया, 2 पाई एम ओवर क्यू बी जी। Under the influence of a uniform magnetic field, a charged particle moves with constant speed v in a circle of radius r. Time period of rotation of the particle. Time period का सवाल आ गया, टाइम पीरियड का फार्मूला लिखे 2 पाई एम ओवर क्यू बी, इससे पहले कि भूल जाए लिख लें जी। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन आर एंड नॉट ऑन वी। आर पे डिपेंड करता है, वी पे डिपेंड नहीं करता जी। इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ वी एंड आर। तो इसमें ना वी है ना आर है, ना वी है ना आर है, ना वी है ना आर है, ये ठीक है। टाइम पीरियड ना वी पे डिपेंड कर रहा है ना आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। 2 पाई एम ओवर क्यू बी याद रखना है, ठीक है जी। An electron is moving in a circular path under the influence of a transverse magnetic field 3.57 10 की power minus 2 Tesla if the value of E by M is 1.76 into 10 raised to power 11 coulomb per kilogram. The frequency of revolution of the electron. भी टाइम पीरियड का क्या फार्मूला याद किया था, 2 पाई एम ओवर क्यू बी। तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, क्यू बी ओवर 2 पाई एम। इसमें ई बाई एम जो है, यानी क्यू बाई एम जो है, ई बाई एम मतलब क्यू बाई एम, ई बाई एम मतलब क्यू बाई एम, ई बाई एम मतलब क्यू बाई एम, ये ठीक है। इसकी वैल्यू ये दी हुई है आपको, बी की वैल्यू ये दी हुई है आपको, एम की वैल्यू हाँ वो तो यूज़ होगी ना, बाकी आप वैल्यू पुट करें। क्यू बाई एम की वैल्यू क्या है जी, 1.76 10 रेज़ टू पावर 11। बी की वैल्यू क्या है, 3.57 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 ओवर 2 इंटू 3.14। इसको सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आना चाहिए 1 गीगाहर्ट्ज़। कर लेंगे ना, कैलकुलेशन तो कर लेंगे ना, कर लेनी आपने। ये रेडियस वाला आर्टिकल तो हम अच्छी तरह करके आए हैं, ठीक है ना। इस स्लाइड को अब हम मिस करते हैं, आगे चलते हैं। आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स एंड अल्फा पार्टिकल विद सेम मोमेंटा enter perpendicular to a constant magnetic field. The ratio of their radii of their path are h और अल्फा, ये अल्फा है, ए नहीं है अल्फा है। ये आपने रेशो निकालनी है हाइड्रोजन आयन जो है, ठीक है, उसकी रेडियस की अल्फा के साथ। बेटा हमारे पास फार्मूला क्या था रेडियस का, क्या फार्मूला था रेडियस का सर, आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी। एम वी क्या था, मोमेंटम, ये तो है सेम, तो आर क्या हो गया जी, प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर क्यू हो गया। बी आपको देखिए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहा है कि नहीं, कहा है, तो छोड़ दें उसको भी, छोड़ दें उसको भी, छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें जी। तो आपके पास यहाँ से क्या बना, आर एच आइन ओवर आर अल्फा क्या बनेगा, ऊपर क्यू अल्फा, नीचे क्यू एच आइन आ जाएगा। अल्फा के ऊपर चार्ज क्या होता है, 2e, हाइड्रोजन आयन के ऊपर क्या होगा, e। तो ये आपके पास 2:1 बन गया, 2:1 क्या बन गया, 2:1। ये कोई मुश्किल सवाल नहीं होते, मुश्किल बिल्कुल नहीं होते, बस थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है जी। जी आप कहेंगे मास्टर आज सही तरह रटा लगा के बैठा हुआ है ना, ऐसे ही होता है बच्चों, ऐसे ही होता है, ठीक है। आपने भी रटा लगा के जाना है एग्जाम में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ लें बस, ये 4-5 कैटेगरीज हैं, इनको अंडरस्टैंड कर लें। A proton
and alpha particle both enter a region of uniform magnetic field if the radius of circular orbits for both the particle is equal। क्या बात है, रेडियस इक्वल कर दिया उसने। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन बराबर है रेडियस ऑफ अल्फा के। क्या बात है जी। द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय प्रोटॉन इज 1 MeV। ठीक है जी, प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 1 MeV है। द एनर्जी एक्वायर्ड बाय अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी ये आपने बताना है। रेडियस का फार्मूला होता है ना, R इज इक्वल टू 2m KE स्क्वायर रूट होता है इसके ऊपर ओवर QB। ठीक है जी। तो अब आपने इसको लिख लेना है प्रोटॉन के लिए, R P इज इक्वल टू 2m P KEP। ओके, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें ओवर QP इंटू B लिख दें। अल्फा के लिए लिखें R अल्फा इज इक्वल टू 2m अल्फा KE अल्फा, स्क्वायर रूट लगा दें ओवर Q अल्फा इंटू B। ये बराबर है, दोनों को बराबर रख दें। क्या लिखेंगे जी आप, 2m P KEP स्क्वायर रूट ओके ओवर QP B इज इक्वल टू क्या आएगा, 2m अल्फा KE अल्फा स्क्वायर रूट ओवर Q अल्फा B। देखें कैंसिलेशन करें, जो चीज़ें कट रही हैं, जो कट रही हैं वो तो उड़ाएं ना, 2 ठीक है जी, B। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी MP KEP ओवर वैल्यू E आ गई चार्ज की। ठीक है, मैस ऑफ अल्फा क्या होता है, 4 टाइम मैस ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, KE आपने मालूम करना है अल्फा का, इसके रूट लगा दें ओवर 2E। E से कट गया, MP से कट गया, इस 2 को उठा के लाओ बाहर, ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा। तो जी आपके पास क्या आ गया, KEP का स्क्वायर रूट बराबर आ गया KE अल्फा के स्क्वायर रूट के। स्क्वायर ख़त्म करें, KE अल्फा बराबर आ जाएगा KEP के, और ये 1 MeV है तो वो भी 1 MeV होगा। तो 1 MeV ही हमारे पास आना चाहिए। यस, 1 MeV। ठीक है जी, ये ऑप्शन ए 1 MeV लिखा हुआ है। रेस करके दिखाऊं, चलो रेस करके दिखा देते हैं। ये देखिए 1 MeV लिखा हुआ आ रहा है ना नजर। चलें आगे बढ़ते हैं जी। In a mass spectrometer used for measuring the masses of ions, the ions are initially accelerated by an electric potential V and then made to describe semicircular radius of R using a magnetic field B. If V and B are kept constant, अगर V और B को क्या कर दें, constant कर दें, the ratio charge on the ion to the mass of the ion will be proportional to। चलें जी, आप फार्मूला लिखें, R इज इक्वल टू 2m QV होल अंडर रूट ओवर QB। ठीक है जी। अब आपने क्या कर दिया, आपने V को भी कांस्टेंट कर दिया, B को भी कर दिया, तो रेडियस क्या रह गया, R इक्वल टू 2m Q ओवर Q। इस Q को आप 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख दें जी, एक कट जाएगा ऊपर वाले के साथ, एक रह जाएगा, तो आपके पास आ गया 2m ओवर Q, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 2 तो कांस्टेंट है, इसका इफेक्ट खत्म हो गया। आगे चलें जी, R इज प्रोपोर्शनल टू m ओवर Q अंडर रूट। स्क्वायर रूट खत्म करें
आपके पास आ जाएगा m/q प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो आपने q बाई m करना है, इन्वर्स कर दें, q बाई m क्या आ जाएगा 1/r स्क्वायर। तो ये चार्ज ऑन द आयन टू द मास ऑफ द आयन किसके प्रोपोर्शनल है, इसके अल्फा के, अल्फा के। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। इसके साथ ही जो है वो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है।